कामिनी कल्याणी देवी की इकलौती बेटी थी। कल्याणी देवी शहर की सबसे अमीर औरतों में से एक थी, लेकिन कामिनी को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है और वो कल्याणी देवी की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेती है। कामिनी और अमन एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमन पढ़ने में काफी तेज था। वो पढ़ाई में कामिनी की मदद भी करता। अमन देखो ना, इस सवाल का हल ही नहीं मिल रहा। यहां बैठो, देखो इस सवाल का हल यहां है, मैंने बना लिया है। तुम इसे पढ़ लो और समझ में ना आए तो कॉपी घर ले जाकर अच्छे से पढ़ लेना। अमन का शांत और सरल स्वभाव कामिनी को बहुत अच्छा लगता था। अमन कितना अच्छा लड़का है ना, जी चाहता है कि हमेशा इसी से बातें करती रहूं। कामिनी हर वक्त अमन के साथ रहती। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं अमन से कैसे मिलूंगी? मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। कहीं मुझे अमन से प्यार तो नहीं हो गया? कामिनी को एहसास हो जाता है कि वो अमन से प्यार कर बैठी है। कॉलेज के आखिरी दिन, अमन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो कामिनी, क्या बात है? अमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? तुम तो जानती हो ना कि हमारे बीच अमीरी और गरीबी की कितनी गहरी खाई है। तुम्हारी माँ शहर की सबसे अमीर औरत है, करोड़ का बिजनेस है उनका, और मेरे पापा मामूली से टैक्सी ड्राइवर। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं आज ही माँ से हमारी शादी की बात करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। कामिनी उस दिन घर जाकर कल्याणी देवी को अमन के बारे में बताती है। क्या तुम एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे से शादी करोगी? नहीं कामिनी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, मैं अमन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। दूसरे दिन कामिनी अमन को मिलने के लिए बुलाती है। अमन, माँ तो हमारी शादी के लिए राजी ही नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। चलो हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। नहीं कामिनी, ये गलत है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। कामिनी, ऐसा कुछ मत करना। कामिनी की जिद के आगे अमन को झुकना पड़ता है और दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कामिनी अमन के साथ अपने घर आती है। अब यहाँ क्या करने आई हो? इस गरीब से शादी करके तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी माँ, लेकिन क्या आप हमें आशीर्वाद भी नहीं देंगी? कल्याणी देवी ने मुंह फेर लिया और गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। चलो कामिनी, अपने घर चलते हैं। कामिनी अमन के साथ ससुराल आ जाती है। उसके ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा था और एक छोटा सा बरामदा था। अमन की माँ कामिनी और अमन का स्वागत करती है। अमन के परिवार में उसकी माँ, उसके पिता और एक छोटी बहन नीतू रहते थे। नीतू बेटी, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। नीतू कामिनी को कमरे में ले जाती है। वो देखती है कि उस कमरे में एक बेड भी नहीं था। जमीन पर ही गद्दा बिछा हुआ था जिस पर पूरा परिवार सोता था। नीतू गद्दे पर एक साफ चादर बिछा देती है। बैठो भाभी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नीतू पानी लेने जाती है, तभी अमन कमरे में आता है। कामिनी, तुम्हें यहाँ बहुत अजीब लग रहा होगा ना? अब भी समय है, तुम अपना फैसला बदल सकती हो। कामिनी ने अमन के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, मैंने तुमसे प्यार किया है अमन। तुम जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लूंगी। जिंदगी पैसों से नहीं, प्यार से चलती है। तभी नीतू कामिनी और अमन के लिए गुड़ और पानी लेकर आती है। भाभी, ये लो, गुड़ खाकर पानी पी लो। कभी महंगे और स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाली कामिनी आज गुड़ खाकर पानी पी रही थी। फिर भी वो बहुत खुश थी कि अमन उसका जीवन साथी बन गया है। शाम को अमन कहीं से एक टूटी फूटी चारपाई लेकर आता है और कमरे में लगा देता है। नीतू उस चारपाई को फूलों से सजा देती है। रात में अमन और कामिनी कमरे में सोते हैं और पूरा परिवार बाहर बरामदे में। माँ, पिताजी और नीतू को बाहर बरामदे में ठंड लग रही होगी, उन्हें भी अंदर बुला लेते हैं। कैसी बात कर रही हो कामिनी? आज हमारी सुहागरात है, हम उन्हें अंदर कैसे बुला सकते हैं? उस रात कामिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वो अपने सास ससुर और ननद को भी उनके साथ एक कमरे में सोने के लिए कहने लगी। नहीं बहू, वो कमरा तेरा और अमन का है। नहीं माँ जी, वो कमरा हम सबका है। आज से हम सब अंदर सोएंगे। सुजाता कामिनी का अच्छा व्यवहार देखकर फूली नहीं समाई। लगता नहीं है कि तू इतने अमीर परिवार से आई है। माँ जी, अमीर और गरीब कुछ नहीं होता। इंसान पैसों से नहीं, अपने व्यवहार से अमीर होना चाहिए। शादी के कुछ दिन बीत गए। कामिनी ने घर का कामकाज संभाल लिया था। इधर अमन नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन कामिनी खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ कल्याणी उसके ससुराल आती है। उनके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था। माँ को देखकर कामिनी ने कहा,
अरे माँ, आपने मुझे माफ कर दिया। क्या करूं, माँ हूं ना, अपनी औलाद से कब तक नाराज रहूंगी। आज तेरा बर्थडे है, याद है तू कितने धूमधाम से अपना बर्थडे मनाती थी। लेकिन यहां तो किसी को बर्थडे के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। अमन को तो याद भी नहीं होगा। देख, मैं तेरे लिए केक और गिफ्ट लाई हूं। कल्याणी देवी की बातें कामिनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? यहाँ सबको मेरा बर्थडे पता है, सबने मुझे सुबह सुबह ही विश कर दिया। और अमन तो केक लाने बाजार गए हैं, आते ही होंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है मैं गंदी जगहों पर पानी नहीं पीती। तुम ये केक काट कर अपना जन्मदिन मना लेना, मैं चलती हूँ। अरे समधन जी, थोड़ी देर बैठिए फिर चले जाइएगा। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतने भी गरीब नहीं कि घर आए मेहमान को चाय पानी भी ना पिला सके। मैं आपके लिए बाहर से बोतल वाले पानी मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं, बस रहने दीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। कल्याणी देवी घर से बाहर निकल रही थी, तभी अमन उन्हें दरवाजे पर मिल गया। कल्याणी देवी ने देखा कि अमन के हाथ में कागज का टुकड़ा था। अरे माँ जी, आप? तुम तो केक लाने गए थे ना? केक? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं सब समझ गई। कल्याणी देवी वहां से चली जाती है। अमन घर के अंदर आता है। कामिनी, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? हाँ भैया, आज भाभी का बर्थडे है और भाभी ने हमें बताया भी नहीं। सॉरी कामिनी, मुझे याद ही नहीं था। कोई बात नहीं अमन, मेरा नया जन्म तो उस दिन हुआ था जिस दिन हमने शादी की थी। मेरी बहू बड़ी समझदार है। उस दिन नीतू खीर बनाती है और सब कामिनी का बर्थडे मनाते हैं। अमन दूसरे दिन भी नौकरी की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन अमन के पिता अरविंद का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंट में कार भी बुरी तरह से टूट जाती है। अब कामिनी के ससुराल वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। कल्याणी देवी को इस बात का पता चलता है तो वे कामिनी के घर आती हैं और अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाती हैं। देखो कामिनी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को नौकरी पर रख सकती हूँ। कामिनी खुश हो जाती है। सच माँ? हाँ, मेरा ड्राइवर कल से छुट्टी पर जा रहा है। अमन से कह दो कल से मेरी गाड़ी चलाए। महीने के 12,000 रुपए दूंगी। क्या आप अपने दामाद को अपना ड्राइवर बनाएंगी? उसके लायक यही काम ठीक है। तुम देख लो, मंजूर है तो ठीक, नहीं तो अच्छा, मैं चलती हूँ। तभी अमन वहां आ जाता है। मुझे मंजूर है सासू माँ। लेकिन अमन। कोई बात नहीं कामिनी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरे दिन से अमन कल्याणी देवी का ड्राइवर बन जाता है और उन्हें रोज ऑफिस छोड़ता, ऑफिस से घर ले आता। कल्याणी देवी अमन के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती। जैसे कल्याणी देवी के कार में बैठने से पहले अमन को कार का दरवाजा खोलना पड़ता और जब वो बैठ जाती तो वो दरवाजा बंद करता। एक दिन की बात है, कल्याणी देवी अपने किसी क्लाइंट को पैसे देने जा रही थी। उनके हाथ में एक सूटकेस था जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए थे। कल्याणी देवी पैसों से भरा सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठी और अमन गाड़ी चला रहा था, लेकिन शायद किसी को इसकी भनक लग गई थी। कुछ गुंडों ने कल्याणी देवी की गाड़ी घेर ली और कल्याणी देवी पर बंदूक तान दिया। बुढ़िया, चुपचाप सूटकेस मेरे हवाले कर दे, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। तभी अचानक से अमन ने उन गुंडों पर हमला कर दिया। उसकी बंदूक दूर जा गिरी। अमन अकेला था और गुंडे काफी थे। अमन अकेला ही उनसे मुकाबला करने लगा। इसी बीच मौका पाकर कल्याणी देवी ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और गुंडों को पकड़ लिया। अमन लहूलुहान हो चुका था। कल्याणी देवी उसे अस्पताल लेकर गई और उसका इलाज करवाया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि कल्याणी देवी पर उनके मैनेजर ने ही हमला करवाया था, जिसके बाद कल्याणी देवी ने अपने मैनेजर को नौकरी से निकालकर अमन को अपना मैनेजर रख लिया। उसे रहने के लिए बंगला भी दिया। मुझे माफ कर दे कामिनी बेटी, तूने सचमुच अपने लिए हीरा तलाशा है। आज से मेरा सारा बिजनेस तुम दोनों का है। अब तुम दोनों इसे संभालो और मुझे आराम करने दो। गरीब माँ का बंटवारा। उम्र के आखिरी पड़ाव में अनीता देवी बिल्कुल अकेली हो गई थी। पति की मौत के बाद जवान बेटों को बस एक ही उपाय सूझा और वो था माँ का बंटवारा, जिसके बाद अनीता देवी ना इधर की रही और ना उधर की। अनीता देवी के 2 बेटे थे, कुशल और किशोर। पति ब्रजमोहन एक प्राइवेट नौकरी करते थे। दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए अनीता और ब्रजमोहन ने कभी अपना घर नहीं लिया, किराए के घर में ही पूरी जिंदगी काट दी। अब कुशल और किशोर पढ़ लिख कर अच्छी कंपनियों में अच्छे पद पर काम कर रहे थे। अनीता देवी और ब्रजमोहन काफी बूढ़े हो चले थे।
अच्छी सी लड़की देखकर उन दोनों ने कुशल और किशोर की शादी भी कर दी और एक दिन दिल का दौरा पड़ने के कारण ब्रजमोहन की मौत हो गई। पति की मौत के बाद अनीता देवी बिल्कुल टूट सी गई थी। वो ना तो किसी से कुछ बात करती और ना ही अब उन्हें घर की कोई सुध थी। एक दिन बड़े भाई कुशल की पत्नी मोना ने उससे कहा, सुनिए जी, हम कब तक किराए के घर में रहेंगे? अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। वैसे भी ये घर हमें छोटा पड़ता है और अब मैं जॉइंट फैमिली में रहना भी नहीं चाहती। ठीक है, इस बारे में मैं किशोर से बात करता हूँ। इसमें किशोर से बात करने जैसा क्या है? अरे भाई, घर हम ले रहे हैं तो फैसला भी हमारा होगा। हाँ, लेकिन किशोर भी घर लेने की बात कह रहा था। हम दोनों आसपास ही घर ले लेंगे तो एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी बात करना। दूसरे दिन कुशल अपने छोटे भाई किशोर से इस बारे में बात करता है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा भैया। मैंने एक सोसाइटी देखी है, वहाँ रीजनेबल रेट में 2 BHK फ्लैट्स मिल रहे हैं। क्यों ना हम दोनों एक ही सोसाइटी में घर ले लें। ठीक है किशोर, हम कल ही वहाँ चलकर बात कर लेते हैं। और दोनों भाइयों ने बातचीत करके एक ही सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट खरीद लिया। लेकिन जब फ्लैट में शिफ्ट करने की बारी आई तब समस्या ये खड़ी हो गई कि माँ कहाँ जाएगी। भैया, माँ कहाँ रहेगी? माँ को हम यहाँ इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। पिताजी तो रहे नहीं, तो इस घर का किराया कौन भरेगा? माँ को तो किसी न किसी के घर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, माँ जी के 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपने पास रखें। सिर्फ एक की जिम्मेदारी तो नहीं बनती। भाभी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब करना क्या है। तभी किशोर की पत्नी सोनिया बोलती है, करना क्या है, बंटवारा कर दो। क्या बंटवारा? लेकिन किसका? अरे माँ जी का, और किसका? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो मोना? अरे माँ जी कुछ दिन हमारे घर रह लेंगी और कुछ दिन किशोर के घर। मैं एक उपाय बताती हूँ। अब हमारे फ्लैट्स तो बिल्कुल आमने सामने हैं, तो माँ जी के दिन का खाना कुशल भैया के घर पर खा लेंगी और रात का खाना हमारे घर पर। और माँ सोएगी कहाँ? एक रात आपके घर पर और एक रात मेरे घर पर। लेकिन माँ सुबह का नाश्ता कहाँ करेगी? ओफो किशोर, तुम भी ना बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हो। अरे इस उम्र में माँ कहाँ 3 वक्त का खाना पचा पाएंगी? उनके लिए तो 2 वक्त का खाना ही बहुत है। इस तरह से बेटों और बहुओं ने बूढ़ी माँ का बंटवारा कर दिया और उन्हें अपना फैसला भी सुना दिया। माँ, तुम अपना सामान बांध लो और आधा सामान मेरे घर में और आधा सामान किशोर के घर में रख देना। बेचारी अनीता देवी ने मन ही मन सोचा कि जिन बेटों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके पति ने सारी जिंदगी अपना घर नहीं खरीदा, आज वही बेटे अपना घर खरीद कर उसमें उन्हें अतिथि बना रहे हैं। अनीता देवी ने कुछ नहीं कहा और अपना सामान पैक कर लिया। दोनों बेटे अपने अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए और अनीता देवी का आधा सामान बड़े बेटे कुशल के घर पर और आधा सामान छोटे बेटे किशोर के घर पर रख दिया गया। अनीता देवी को सुबह नाश्ता करने की आदत थी, लेकिन बेटों के घर में आने के बाद से उन्हें नाश्ता मिलना बंद हो गया। दोपहर का खाना वो बड़े बेटे कुशल के घर पर खाती और रात का खाना छोटे बेटे किशोर के घर। एक दिन अनीता देवी बड़े बेटे किशोर के घर पर थी और रात में सोने की बारी भी वहीं थी। तभी उनकी बड़ी बहू मोना उनके पास आकर बोली, माँ जी, आपको रोज रोज तो यहाँ सोना नहीं होता है, इसलिए आप अपना ज्यादा सामान मत फैलाना। वो क्या है ना कि आपका सामान फैल जाएगा तो घर में जगह कम पड़ जाएगी। बहू, मैं ज्यादा सामान नहीं फैलाऊंगी। जरा तेरे पिताजी की तस्वीर इस दीवार पर टांग दे। माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? आपको परमानेंट तो यहाँ रहना नहीं है। आप ये तस्वीर अपने झोले में रखिए। जब जब पिताजी की याद आए आप तस्वीर निकाल कर देख लेना। बेचारी अनीता देवी जब बड़े बेटे के घर जाती तब अपने पति की तस्वीर साथ लेकर जाती और जब छोटे बेटे के घर जाती तब भी अपने पति की तस्वीर साथ लेकर जाती। उनकी हालत उस मुसाफिर की तरह हो गई थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। एक दिन अनीता देवी रात का खाना खाने के लिए छोटे बेटे किशोर के घर गईं। तब उन्होंने छोटी बहू सोनिया को किशोर से कहते हुए सुना, किशोर, अपनी माँ से कह दो ना, आज रात का खाना भी भैया के घर ही खा लें। आज हम दोनों को मिश्रा भाई साहब के घर पार्टी में जाना है। सोनिया, माँ को ऐसे कहना अच्छा नहीं लगेगा ना? तो मैं क्या करूं? सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए खाना बनाऊं? अगर ऐसा है तो माँ से कह दो अपने लिए खाना खुद बना ले। मैं माँ के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ, सारे पैसे अपनी माँ के पीछे फूंक दो। मैंने परसों कहा था कि बाहर खाने पर चलते हैं, तब तो तुम्हें फिजूल खर्च लग रहा था। तुम अगर अपने भैया से नहीं बोल सकते हो तो मैं बोल देती हूँ। और सोनिया गुस्से में तमतमाती हुई कुशल के घर जाती है। दरवाजे पर ही अनीता देवी खड़ी थी, लेकिन सोनिया तो गुस्से में थी। उसने अनीता देवी को देखा भी नहीं। कुशल के घर जाकर सोनिया कुशल से बोली, भैया, माँ जी का आज रात का खाना भी आप लोग बना लीजिए।
मैं और किशोर बाहर जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे खाना बना ले? देखो सोनिया, माँ जी का बंटवारा करते समय यही तय हुआ था कि माँ जी एक वक्त का खाना मेरे घर पर खाएंगी और एक वक्त का खाना तुम्हारे घर पर। अब माँ जी ने आज दिन का खाना हमारे घर पर खाया है, तो रात का खाना तुम लोग खिलाओ उन्हें। और अगर बाहर जा रहे हो तो माँ जी को भी साथ ले जाओ। और देखते ही देखते इसी बात पर दोनों बहुओं में तू तू मैं होने लगी। झगड़ा बढ़ता हुआ देखकर अनीता देवी ने दोनों से कहा, बहू, तुम लोग आपस में मत झगड़ो। मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। मैं तो किशोर के घर पर सोने जा रही हूं। अनीता देवी की बात सुनकर दोनों बहुओं का झगड़ा बंद हो गया। अनीता देवी की आज किशोर के घर पर सोने की बारी थी, इसलिए वो किशोर के घर आकर सो गई। थोड़ी देर में किशोर और सोनिया पार्टी में चले गए और अनीता देवी पति की तस्वीर को सीने से लगाए रात भर रोती रही। अब ऐसा आए दिन होने लगा। कभी कुशल और मोना को पार्टी में जाना होता था तो कभी किशोर और सोनिया को। इस चक्कर में अनीता देवी को कई बार भूखा रहना पड़ता और लगातार भूखे रहने के कारण अनीता देवी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बेहद कमजोर हो गई और एक दिन अनीता देवी को तेज बुखार आ गया। उस दिन अनीता देवी बड़े बेटे कुशल के घर पर थी। मोना, मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, माँ की तबीयत खराब है। लेकिन आप माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर क्यों जा रहे हैं? किशोर भी तो लेकर जा सकते हैं ना। अरे मोना, माँ का आज का दिन का खाना हमारे यहाँ है और माँ खाना खाने के बाद ही दवाई खाएगी ना, इसलिए मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर मोना मुंह बना लेती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। खैर, कुशल माँ को डॉक्टर के पास से दवाई दिलाकर ले आता है। अनीता देवी दवाई खाकर सो जाती हैं और उन्हें नींद आ जाती है और शाम होने पर उनकी नींद नहीं खुलती। कुशल, अपनी माँ को जगाओ ना, वो तो सोई जा रही हैं। उन्हें किशोर के घर भी तो जाना है, उनका रात का खाना वहीं बना होगा ना। मोना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने दो। ऐसा करो, माँ का आज रात का खाना तुम बना दो। क्या कहा? मैं खाना बना दूं? मुझसे नहीं होगा। अपनी माँ से कहो कि उठकर अपने छोटे बेटे के घर चली जाएं। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मोना बहुत जोर जोर से ये सब बोल रही थी, जिसके कारण अनीता देवी की नींद खुल जाती है और वो मोना की सारी बातें सुन लेती है। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो उठ नहीं पाती हैं। वो कुशल को आवाज लगाती हैं, कुशल बेटे। आया माँ? हाँ माँ, कहो क्या बात है? जरा मुझे सहारा देकर उठा दे, मैं किशोर के घर चली जाऊंगी। कुशल अनीता देवी को सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा। काफी दिनों के बाद कुशल माँ के इतने करीब आया था। उसने देखा कि माँ की आंखों के एक कोने से आंसू ढुलकने ही वाले थे। उस समय कुशल को अपने बचपन की सारी बातें याद आ गई कि जब वो और किशोर दोनों छोटे थे तब किस तरह से माँ ने उन दोनों को पाला था। कुशल और किशोर में से जब भी किसी की तबीयत खराब होती थी तब माँ उनके पास से एक मिनट के लिए भी नहीं हटती थी। कुशल ये सोचकर अंदर तक हिल गया कि जब माँ को उनके सहारे की जरूरत है तब वे दोनों भाई माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कुशल को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कुशल ने माँ को वापस चारपाई पर बिठा दिया और बोला, माँ तुम आराम से बैठ जाओ, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी वहां मोना आ गई। क्या हुआ? माँ जी को आपने अभी तक उठाया नहीं? कुशल जरा सख्त लहजे में मोना से कहता है। नहीं उठाया क्योंकि माँ को आराम की जरूरत है। माँ की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें बार बार यहाँ वहां किया जाए। और मोना, ये मेरी माँ है, कोई सामान नहीं। माँ अब कहीं नहीं जाएगी, माँ यहीं रहेगी मेरे पास। माँ ने हम दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखा है और अब हमारी बारी है कि हम उनका ख्याल रखें। बड़ा बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं माँ का ख्याल रखूं। माँ अब इसी घर में रहेगी। जाओ जाकर माँ के लिए खाना बना दो, और अगर माँ के यहाँ रहने से तुम्हें कोई एतराज है तो तुम इस घर से जा सकती हो। कुशल की बात सुनकर मोना कुछ नहीं कहती है और चुपचाप रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। Please subscribe this channel.